हमारे साथ एक मेहमान है, उस दिन तो हमने आपको यहाँ दिखाया था, आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। एक शख्स जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, और मैं शुरू करना चाहता था इसी बात से, जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी दास्तान। बस अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, चाय बना लीजिए, बिकॉज ये दास्तान सुन के शायद आपको कुछ डिफरेंट लगने लगे, पाकिस्तान बेहतर लगने लगे, और अगर आप कहीं दूसरे मुल्क जाना भी चाहें तो फिर लीगली जाना चाहें, इलीगल ना जाना चाहें। तो मतलब क्यों, जब मैं जा सकता हूँ तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते? इनके पास भी वीज़ा है, लीगल जा रहे हैं, कौन सा इलीगल जा रहे हैं? तो सर इसी चीज़ पे फिर मुझ पे केस हुआ। मुझे 20 दिन गवादर जेल में रखा गया। गवादर जेल में रखा गया। मुझसे मेरा कैमरा, पैसे, फ़ोन, एवरीथिंग सब कुछ ले लिया गया। और जो 20 लोग थे उन सबको अंदर बुलाकर मेरे सामने सबसे 5-5 हज़ार रुपये लिया गया कि अगर कोई बंदा। तुमने ये सब कुछ रिपोर्ट किया? सर रिपोर्ट कहाँ करता, उल्टी मेरे ऊपर FIR कर दीजिए। अब डंकियाँ तो नहीं लगाओगे? नहीं, डंकी मैं क्यों लगाऊंगा, मेरे पास अब वीज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, ये हाल चाल ठीक ठाक? मैं जी असद भाई दे चैनल से, ठीक है? तो भाई आ गए, लोग स्टार्ट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टुमारो मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है। 24 न्यूज़ की तरफ से मॉर्निंग शो में आपके भाई को इनवाइट किया गया है एंड कल मेरा इंटरव्यू है। और बस आज 31 दिसंबर है, 2023 जो है वो ख़त्म होने वाला है। वो बेसिकली हो गया ख़त्म। देखा फ़ोन में। हाँ, मतलब 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, 2023 ख़त्म हो गए और 2024 में अपनी एंट्री हो चुकी है। मज़े की चीज़ ये है कि 2024 में पहले ही दिन मेरा इंटरव्यू है और इस वक्त मैं लाहौर में हूँ। बेसिकली मैं आया था अदील भाई के पास, क्योंकि अपने शहर से सुबह सुबह मैं आ नहीं था सकता, क्योंकि एक तो आपको पता है पंजाब में इस वक्त स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा है। एंड अदील भाई को मैंने बोला तो अदील भाई ने बोला कि तू आ जा मेरे पास, ठीक है? और सुबह सुबह यहाँ से हम 24 न्यूज़ वालों के स्टूडियो में चले जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि यार सुबह सुबह तो आया नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक नाइट मैं जो है ना पहले लाहौर चला जाता हूँ। और मज़े की चीज़ ये है कि हम दोनों भाई घंटा 1.5 घंटा पहले जलील हुए हैं अपने इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए। खैर अदील भाई थे अपना, आज उनकी थी कोई रिलेटिव की शादी जहाँ पर वो मसरूफ़ थे और वो मुझसे मिल नहीं पाए। और अभी उन्होंने एक होटल में अपने दोस्त के यहाँ मुझे स्टे करवाया। तो मैं इस वक्त मैं हूँ और मेरे साथ मेरा छोटा भाई, ठीक है भाई? तो आप सब लोगों को मेरे इस साल के पहले व्लॉग में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक ये साल सबकी खुशियों का बायस बने, ठीक है? एंड अभी मुझे जल्दी से सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं, और जल्दी अगर ना उठा तो यहाँ आने का जो अपना मकसद है वो पूरा नहीं होगा। क्यों, क्या ख्याल है जी? और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अदील भाई, आपने बहुत ही अच्छा या बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम किया, ठीक है? खुद तो आप हो नहीं और खाना इतना अच्छा था, कढ़ाई। एंड ये एक रूम है, आप देख ही सकते हैं, ये डबल बेड है, वो एक सामने मिरर और बस वो सामने LCD और उस तरफ वॉशरूम। तो आई होप आप ये व्लॉग एंजॉय करेंगे एंड बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं। आप लोग कुछ कहना चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्यों भाई? जी गल, लाइक शेयर कमेंट करो बाबा जी। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे, क्योंकि अगर जल्दी मैं सोया नहीं तो जल्दी उठ नहीं पाऊँगा भाई। नर्वस हूँ, थोड़ी सी टेंशन है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चक दे पट्टे। चलो फिर मिलते हैं सुबह। लो भी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नए साल की सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो गया 7:50। तो अभी होटल से निकलने का टाइम आ गया। 2024 की सुबह
2024 की फर्स्ट सुबह अभी हम होटल से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के देखते हैं क्या सीन है। चलो लो भाई, अभी हम निकले हैं इस घर से, जो कि एक होटल था बेसिकली। घर को होटल बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी मज़े से हमारी रात गुजर गई। और बाकी ये आप लाहौर की सड़कें सुबह सुबह देख सकते हैं। तो भाई हमारा वॉलेट था वो कमरे में रह गया था। ये भाई मिल गया वॉलेट मिल गया, शुक्र। अच्छा भाई, अभी हम फैसल टाउन में और हमें जाना है 24 न्यूज़ के स्टूडियो। यहाँ से है तकरीबन 7 मिनट की राइड है। अगर हम पैदल जाएं तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं रिक्शे का। जैसे ही रिक्शा आता है तो उसे डील करते हैं, वरना बस सही लोकेशन पर ले जाए, क्योंकि रात भी हम बहुत ज़्यादा जलील हुए हैं। तकरीबन यहाँ पहुँचने के लिए हमने मेट्रो से तीन रिक्शे चेंज किए है ना। 3 रिक्शे चेंज किए और 1 घंटे में पहुँचे। मज़े की बात है कि फिर भी बंदा हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके नहीं आया। खैर अभी टाइम 8 बज गए। अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी रिक्शा हमें ले जाए। 8:30 बजे का वैसे टाइम। अब यहाँ से कितनी दूर है वो तो मैंने आपको बता दिया कि 7 मिनट लोकेशन गूगल मैप पे आ रहे हैं। गूगल मैप पे चला रहे हैं। खोल जा सिम नहीं तो वो अथॉरिटी ये नहीं कहती कि आप ओपनली ये है भाई मेरा कैमरामैन। और कैमरामैन को सुबह सुबह एंट्री के टाइम कैमरामैन आशिक महमूद के साथ यूनिस कराची लाहौर। खैर अभी हम ऑफिस के अंदर आ चुके हैं भाई। अली भाई हमें लेने के लिए आए थे, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। अभी टाइम है 8:27 हो गए हैं। 9:10 पर इंटरव्यू अपना स्टार्ट होगा। खैर अभी हमें स्टाफ रूम में बिठाया गया है। थोड़ा सा चल के हैं, इस वजह से ज़रा सांस अजीब सा हो रहा है। बाय द वे चलो वेट करते हैं, जैसे ही अपना इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो सेटअप फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप इधर चले जाए। माइक लगाते हुए ब्रो। हमारे साथ एक मेहमान है। उस दिन तो हमने आपको यहाँ दिखाया था, आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। एक शख्स जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, और मैं शुरू करना चाहता था इसी बात से, जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी दास्तान। बस अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, चाय बना लीजिए, बिकॉज ये दास्तान सुन के शायद आपको कुछ डिफरेंट लगने लगे, पाकिस्तान बेहतर लगने लगे। और अगर आप कहीं दूसरे मुल्क जाना भी चाहें तो फिर लीगली जाना चाहें, इलीगल ना जाना चाहें। ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नया साल मुबारक हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे साथ मेहमान हैं यहाँ असद, और इन्होंने जी 2016 में ज़रा फ्रेम वगैरह सेट कर लें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नए साल का ना एक और काम भी, इन लोगों के ख़िलाफ़ ना मैं एक चार्जशीट निकाला करूँगा, हमारे जो कैमरामैन हैं ना उनके ख़िलाफ़, और चार्जशीट तुम लोगों को मैं जाते हुए दे दिया करूँगा हमने क्या गलत करते हैं। जस्ट किडिंग। अच्छा जी,
तो मेरे साथ असद मेहमान है। असद ने डंकी लगाई थी 2016 में। जी। अच्छा, डंकी का मतलब ये होता है, आपको मैं समझा चुका हूँ, डंकी का मतलब क्या होता है, जब आप एक मुल्क से बग़ैर पासपोर्ट के या बग़ैर चीज़ों से आप सफ़र करते हैं और एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास लीगल पेपर्स भी नहीं है, फिर वहाँ जाके आप छुप के काम करना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस को डंकी लगाना कहते हैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे ख्याल क्यों आया जाने का? सर बेसिकली हम 4, असद खुल के बात करनी है। ठीक है, हाँ बेसिकली हम 4 कज़न थे। हाँ तो हमने मिलकर ना एक प्लान बनाया कि हम ना डंकी लगाते हैं यूरोप के लिए, ठीक है, ताकि यूरोप जाकर हम अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकें। अच्छा, तो डैट्स वाई हम लोगों ने घर वालों को नहीं बताया। घर वालों को नहीं बताया? ओके। तो इस वजह से मेरा कज़न था, सियालकोट में एक एजेंट है, उसके साथ उसने डील की। 1,45,000 में हमारी डील हुई। 1,45,000 एक आदमी के या चारों के? एक बंदे के। एक बंदे के 2016 में तुमने दिए हैं, एक बंदे के 1,45,000। ओके। और उसने हमें बोला था कि भाई 15 दिन में हम आपको पहुंचा देंगे टर्की में, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको काम वगैरह, रूम, रिहाइश, एवरीथिंग, हर चीज़ हम आपको दिखा देंगे। और लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम पहुँच नहीं सके। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है कोयटा, कोयटा से फिर आगे ईरान, ईरान से तेहरान, तेहरान से फिर टर्की का बॉर्डर क्रॉस करना था, उसके बाद टर्की, इस्तांबुल। नहीं, लेकिन इस्तांबुल जी। लेकिन आप यहाँ से गए कोयटा, वो तो ठीक था जी, वो चले गए। आप कोयटा से कहाँ गए? कोयटा से तफ्तान बॉर्डर पे जाना था मैं। तो आप वो भी चले गए होंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर ईरान? लेकिन ईरान वहाँ पर सीन ये है कि वो एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि बाई रोड तो वो लेके नहीं जाते, ओके, छुप छुपा कर लेके जाते हैं गाड़ियों से। तो वीरान सा रास्ता है। तफ्तान बॉर्डर से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पीछे ही है, एक गांव है, आई थिंक उसका मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन वहाँ से फिर वो पहाड़ी रास्ता है जहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है। ओके, ईरान में पहुँच गए? बेसिकली हम ईरान नहीं पहुँचे, पूरे 15 दिन तो हम पाकिस्तान में ही रहे हैं। कोयटा के आगे जो शहर आता है जहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, बेसिकली वहाँ पर कभी किसी सेफ में, कभी किसी रूम में, कभी किसी एजेंट के घर हमें ठहराया जाता है। ओके। और वहाँ से फिर हमें बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और तो मेरा सवाल ये, 15 दिन तुम पाकिस्तान में ही रहे जी, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही फील हो रहा था जैसे तुम डंकी लगा रहे हो, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। खाने का क्या इंतजाम था, पीने का क्या इंतजाम? सर खाने का बेसिकली ये होता है कि जो एजेंट हमें पहले बता देता है कि आप 15 से 20 हज़ार अपने साथ लेकर जाओगे, खाने के पैसे आप खुद ही पे करोगे। हम जिस भी रूम रिहाइश में जाते हैं ना, वो हमें लेके जाते हैं एजेंट के पास, वहाँ हमें 1000, 1500 देना होता है खाने का। और जब हमने करना था बॉर्डर क्रॉस, रात के बजे थे 8, और अगले दिन मसलसल हम सुबह के 4 बजे तक चलते रहे हैं, दोपहर के, सॉरी, रात 8 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। फिर ठीक है, लेकिन उस दौरान मेरी हालत ख़राब हुई क्योंकि पानी वगैरह नहीं होता, और ईरान में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पाकिस्तान की तरफ तो ठीक ना, जैसे हम ईरान में एंटर हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में मसलसल कोई बंदा चल नहीं सकता। ओके। तो मेरे भी सेम यही सिचुएशन थी, मुझसे भी चला नहीं गया। और उस दौरान एजेंट ने हमसे पैसे भी ले लिए सारे के सारे, और मुझे बहुत ज़्यादा मारा भी। मेरा इवन कि मेरा, हाँ, मुझे मारा भी और मेरा सर भी फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझसे चला नहीं था जा रहा। बेसिकली वो जो डंकर होते हैं ना, जो बॉर्डर आपको क्रॉस करवा रहे होते हैं, और वो सीन ये होता है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर एक बंदा अपने साथ लेकर जाएँ, लेकिन वो उठा के तो लेकर नहीं जा सकते। ओके। इस वजह से ये सीन था। मेरे कज़न ने उसको अपने पैसे भी दे दिए कि यार तू इसे मार नहीं, तू पैसे ले ले, तू चला जा। इवन के साहिर भी हमारे साथ 300-400 बंदा था बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, ठीक है। और अच्छा, ये पुलिस को पता होता है? ईरान पुलिस को भी पता है, पाकिस्तान पुलिस को पता है? बिल्कुल पता होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम पहुँचे नहीं, वापसी वक्त हमें बेचा भी गया। नहीं, वापसी वक्त नहीं, पहले मुझे पहुँचने की रुदात बताया ना, वापसी तो बात की। जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जब उन्होंने आपको मारना शुरू किया तो फिर रोक दिया मारना? नहीं, मेरे कज़न ने मेरे पैसे भी उसको दे दिए, अपने पैसे भी उसको दे दिए, और लेकिन उसने फिर भी रुका नहीं। जब उसको पैसे दिए ना, उसने बोला ठीक है मैं इसको उठा लूँगा। उसने मुझे थोड़ा सा पानी भी दिया, ठीक है, मैंने पानी पिया, लेकिन फिर भी मुझसे चला नहीं गया। ओके। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि उसने और मारना शुरू किया कि इनके पास और पैसे होंगे, ये हमें और पैसे देगा। पैसे मेरे कज़न ने और दिए, लेकिन हमारे पास पैसे तो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये थे, जो कि हमने उनको दे दिए। लेकिन एंड में उसने बोला कि यार आधे घंटे का सफ़र है, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, आप साथ चलो। लेकिन सर चला नहीं था जा रहा मुझसे। फिर? ठीक है, तो वो फिर एजेंट हमें छोड़ के चला गया। एजेंट तुम्हें वहीं छोड़ के चला गया? छोड़ के चला। अच्छा, फिर क्या हुआ?
जो मेरे दूसरे 2 कज़न थे वो तो खैर उन सबके साथ चले गए और हम 2 कज़न पीछे रह गए। ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा कज़न ना होता मेरे साथ जैन, तो शायद मैं यहाँ पर ना होता। ओके। ठीक है। ओके। पहाड़ों में मेरे और मेरे कज़न के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। हमने वो पूरी रात और पूरा दिन, और खाना पीना कुछ नहीं? कुछ भी नहीं था हमारे तो पास। एजेंट ने कहा था वो तुम्हें वापस लेके आएगा? सर बेसिकली वहाँ पर फ़ोन वगैरह तो चलते नहीं, तो फिर एजेंट ने, तुम किस बुनियाद पे वहाँ रुक गए थे? हम इस बुनियाद पर रुक गए थे क्योंकि चला नहीं था जा रहा, और हमने ये सोचा कि यार पीछे से और लोग आएंगे, पानी वगैरह उनके पास, हाँ जी, हमें साथ ले जाएंगे। तो हम वहाँ पर रुक गए, सब लोग तो चले गए, मैं और मेरा कज़न वहाँ पर रह गए। पूरी रात हमें होश तक नहीं थी, हम चले हैं, हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें कुछ नहीं था पता। ठीक है। जैसे ही सुबह हुई, सुबह 6 बजे मज़ीद पीछे से अफ़गानी लोग आए। ओके। ठीक है। उन्होंने हमें पानी दिया और हमें वो पठान जो था कोयटे का, वो अपने तफ्तान अपने घर ले गया। उस घर लेके गया, पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद उन्होंने बोला आपको खाना चाहिए, जो कुछ चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर आपने दोबारा डंकी लगानी है तो अपने एजेंट से हमारा रब्ता करवाओ। ठीक है। अगर नहीं डंकी लगानी तो भी अपने घर से 20-20 हज़ार रुपये मंगवाओ और मैं आपको कोयटा छोड़ दूँगा। फिर आपने मंगवाया? फिर हमने अपने घर से 20-20 हज़ार रुपये मंगवाया, उस बंदे को दिया और हमने उसके आगे हाथ जोड़े, भाई हमने डंकी नहीं लगानी, हमें वापस छोड़ो। तो आपने इस वाक़े की कोई कंप्लेन की, अथॉरिटीज़ को बताया? सर बेसिकली वाईटी पे जो वीडियो, बॉर्डर पेट्रोल थी उसके बारे में बताया? सर हर चीज़ बेसिकली वाईटी पे पब्लिश है, लेकिन कोई बंदा सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हर किसी को पता कि ये डंकी लगा रहे हैं। बेसिकली ये सारा किस्सा स्टार्ट होता है कोयटा से। कोयटा से जब बंदा अड्डे से निकलता है, जो रिक्शे वाला लेने आता है ना, वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, उनको पता है कि ये लोग डंकी लगा रहे हैं। और हमारे साथ भी ये हुआ, जब हम बस से उतरे हैं उन्होंने हमसे पूछा कि किधर जा रहे हो। पुलिस वाले ने खुद ही बोल दिया आप डंकी लगा रहे हो। हमने बोल दिया हाँ। तो उसने बोला भाई 8-8 हज़ार रुपये दो, चले जाओ। और फाइनली हमारी डील हुई 2-2 हज़ार रुपये में। 2-2 हज़ार रुपये हमने दिए तो उसने बोला जाओ। अब अच्छा, लेकिन ये जो विशेष साइकिल है, इसके अंदर सिर्फ आप इल्ज़ाम बॉर्डर पेट्रोल को या पुलिस वालों को नहीं दे सकते, आप लोग भी तो जा रहे हैं ना। सबसे पहला कसूर क्या है सर? वो सर बेसिकली हम मानते हैं हमारा कसूर है। हर बंदा देखें पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उसकी सोच ये है कि हम बेहतर यूरोप में चले जाएं, बिल्कुल ठीक है, बेहतर रोजगार हमें मिले, हमारी ज़िंदगी सेटल। नहीं, मैं सिर्फ आपका नाम नहीं ले रहा, मैं तो और भी कोई बात कर रहा था ना। देखिए, ये कसूर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? चीज़ स्टार्ट होती है कि क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो हमारे नौजवानों को रोज़गार दे सके। ये नौजवान क्यों जा रहा है डंकी लगाने? अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा है, जिसको कुछ भी हो सकता था। ये पहाड़ों के अंदर भूखा प्यासा है, ये मर भी सकता था, इसे मारा भी जा सकता था, कुछ भी और चीज़ हो सकती थी। लेकिन आप ये देखिए कि इसने डंकी लगाई इसलिए ताकि ये बेहतर रोज़गार के लिए बाहर जा सके। अच्छा, फिर डंकी लगा ली, फिर जब वापस आ रहे हैं, अच्छा ये सब ये यहाँ नहीं होता, ये पूरी देखिए दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिको यूएस बॉर्डर पे भी इसी किस्म की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी इस किस्म की, उसमें आप एनालाइज, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि इन लोगों ने हमसे पैसे लिए। कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, तमाम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम देखो, तुमको शुक्र अदा करना चाहिए दैट यू आर हियर, अब तुम यहाँ पर आ गए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो 2016 के बाद तुमने एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की? सर बेसिकली एजेंट से मैंने रब्ता नहीं किया, मेरा दोस्त था इस्तांबुल में, हाँ, उसने एजेंट मुझे करके दिया। उसके बाद अब एजेंट कहाँ है वो? अब मुझे तो उसका पता नहीं है वो कहाँ है। मतलब ही स्कॉट फ्री, उसको कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जिस आदमी ने आपको इस रास्ते पे लगाया उसको कुछ नहीं हुआ? वो पाकिस्तानी बंदा था? जी पाकिस्तानी था। सर बेसिकली उसको होगा भी क्यों, कोई बंदा पीछे जाते ही नहीं। अगर हम कंप्लेन कर भी देते हैं तो कोई नहीं पीछे जाएगा। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची। रियाज भाई कैसे हैं आप? रियाज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। साहिर भाई एक बहुत मंदाना, बहुत ही आँख को लगने वाली ये स्टोरी जो है, ये सामने आप मेरे भाई को बिठाया हुआ है। यकीन करें, सुबह सुबह साल का नया दिन है और ये जो सामने बिल्कुल बड़ा दिल खून के आंसू होता है कि पाकिस्तान में इन नौजवानों को सन 1990 की बात है, 89 या 90 की बात है, ज्यादातर ये सियालकोट, गुजरात और इन जगहों के लोग जो है ना, ये ज्यादातर जो है बाहर यूरोप के राउंड में चलते हैं कि जी चले। हमारे पास भी हमारे यहाँ ग्राउंड है फरियाल जमखाना, तो वहाँ पे भी 2 टीमें वो आए हुए थे, तो हम हमारे से मैच खेलने हो गए। 24 लड़का था वो, 24 लड़के के 26 लड़के एक साथ गए हैं और वो उस जमाने में यूनान निकल गए। वो जो शुरू वाले दिन थे ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसलिए मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया कि सन 88, 89, 90, 91 इस टाइम में लोग निकल जाया करते थे। अब जो है, अब निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वो कहते हैं यार वो हमारा जो मामा था ना वो निकला था,
तो हम भी निकल जाएंगे, हमारा चाचा निकला था हम भी निकल जाएंगे। अब जो है बॉर्डर पे सख्तियां भी हो गई है, हर फौजी जो है वो पैसे नहीं लेता। पाक फौज में जो है हमारे यहाँ मतलब कोई कोई होता होगा, हर जगह सारी बहनें होती होंगी, लेकिन ज्यादातर जो है वो अल्लाह माफी दे गोलियां भी मार देते हैं, भागते हैं, एजेंट मार देते हैं। मेरे पास हमारे गांव के भी कुछ लोग आए बेचारे, जो वहां पे कहते हैं कि हमने खैर मांगी, लोगों से भीख मांगी रोटी के लिए कि खुदा के लिए हमें रोटी दे दो, रोटी दे दो। बुरा हालात होते हैं। तो मेरी आपके चैनल 24 के चैनल के तवज्जुह से ये पाकिस्तान की माओ से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये लख्ती जिगरों को यूरोप के सुहाने ख्वाब, ये यूरोप पाकिस्तान भी है। देखिए कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, हर मुसलमान ने मौत का मजा चखना है, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर सब्र करें और अपने घर में ही रहें। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान में अगर कोई मजदूरी करना चाहे, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि वो आराम के साथ, आप मुझे बता देना कि भूख से रियाज भाई थैंक यू रियाज भाई। कुछ बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, 90% बात बिल्कुल ठीक है, 10% बातें ठीक नहीं है। पाकिस्तान में मजदूर की कोई जगह नहीं है, आई एम सॉरी, नहीं है जगह। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक मैं आपसे झूठ बोलूँगा, आप मुझसे झूठ बोलेंगे? नहीं, बकवास, झूठ है ये बात कि मजदूर की कोई जगह, मजदूर की कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्लीक है, बहुत डार्क है। हर आदमी इंटरनेट पे माहिर नहीं हो सकता, इंटरनेट का सेवी नहीं हो सकता, अभी एजुकेशन इस तरह से नहीं पहुंची है। क्या कल पाकिस्तान बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमको मिलकर कोशिश करनी है। लेकिन आज ये कहना कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, 35,000 रुपये की तनख्वाह बनाता है, यूएस ये कह चुका है, उसका सर्वे ये बताता है कि आपको 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत है पाकिस्तान में गुजारा करने के लिए। 2 बच्चे, 1 बीवी और एक आप और एक आपको माँ बाप में से अगर कोई एक बच्चा हो, यानी 5 फैमिली मेम्बर्स को आपको ज़रूरत है 1.5 लाख रुपये की। कहाँ से लेके आएंगे आप? तो इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता। रही इसकी बात ये, पाकिस्तान के अंदर माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है बस उसी का है, जो ताकतवर नहीं है वो उसका नहीं है। इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे ने क्या कोशिश की? एक कोशिश की। इस बच्चे ने ये कोशिश की कि ये पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता था। आपने कहा लख्ते जिगर जो है उनको नहीं जाना था। इन बच्चों ने एक्चुअली अपने, और इनकी गलती है ये, इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। तुमने नहीं बताया था ना? बिल्कुल नहीं बताया। ये, और बेटा ये गलत किया आपने असद, ये बिल्कुल गलत किया, बिकॉज आपको बताना चाहिए था, बिकॉज आपके माँ बाप जो है वो आपके लिए दुआएं ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो अब तुम क्या करते हो इस वक्त? सर बेसिकली फिर मैंने डंकी लगाई। दोबारा लगाई? सीखते नहीं हो तुम? फिर बेसिकली सीन ये हुआ था 2018 में मैंने डंकी लगाई और मैंने ईरान का वीज़ा लगवाया। इस बार माँ बाप को बता दिया था? इस बार उनको पता था। अच्छा, ठीक। अब वो जो एजेंट था उसने बोला था भाई उस डंकी के पैसे कितने दिए? उस डंकी के पैसे दिए नहीं, सिर्फ वही 20,000 उस एजेंट को दिया या 15,000 रुपये जो हम साथ लेकर गए। ठीक है, तो ईरान पहुँच गए आप? जी बिल्कुल। फिर ईरान पहुँच गया, उसके बाद 2 घंटे मैं चलाऊँ पैदल और मैं टर्की पहुंच गया हूँ। फिर दूसरी बार फिर उसके बाद मैं वहाँ पर 2 साल रहा। टर्की में रहे 2 साल? जी 2 साल मैं काम किया? काम मैंने किया। उसके बाद मैं वापस आ गया, जैसे गया डंकी लगा वैसे ही वापस आया। डंकी लगा के ही वापस आए? बेसिकली वापसी आने का मकसद ये था, एक एजेंट को मैंने डबल पैसे दिए कि मैंने भाई वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट इस वजह से ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि भाई डंकी लगा के ना हो, ठीक है, डंकी में क्या कुछ होता है, वो चीज़ें मैंने लाइव दिखाई। ठीक है, ताकि लोगों को सबक मिले कि यार डंकी ना लगाओ। उसके बाद पाकिस्तान आकर मैंने वीज़ा अप्लाई किया। ठीक है, तो टर्की का? जी बिल्कुल। ठीक है। इतना आसान प्रोसेस था कि आई थिंक 3 महीनों में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अपने बैंक स्टेटमेंट, एंटीएन जो कुछ भी था वो कंप्लीट करने के बाद मैंने वीज़ा सबमिट करवाया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। और वीज़े से मैं दोबारा फिर टर्की चला गया। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने एक बार वहाँ पर चला गया वीज़े पे, उसके बाद अपना रेजिडेंस कार्ड बनवा के वापस आया और फिर मैंने सोचा कि मैं बाई रोड ट्रैवल करता हूँ। अब ये बड़ा इशू है कि जब हम ईरान के बॉर्डर पर जाते हैं वीज़ा लगवा कर, वहाँ पर भी सारे लीगल बंदे से पैसे लिए जाते हैं इमिग्रेशन पर। वो कहते हैं कि आप लोगों ने लगानी डंकी। मैंने वहाँ पर ये चीज़ जाहिर की कि भाई मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है, मैं टर्की जाऊँगा बाई रोड। और उन्होंने बोला नहीं, आप पैसे दोगे फिर हम जाएंगे। और वहाँ पर गाड़ी में थे? जी बिल्कुल, इमिग्रेशन। और वहाँ पर थे तकरीबन 15 से 20 और लोग जिनके पास सिर्फ ईरान का वीज़ा था। और मैंने उनको बोला कि यार आप मेरा साथ दो। इमिग्रेशन वाले अंदर सबको इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि 5-5 हज़ार रुपये दोगे फिर हम आपको एंट्री देंगे। ये कौन सी इमिग्रेशन थी? ये थी गवादर की। ईरानी इमिग्रेशन? जी बिल्कुल। नहीं सॉरी, ये पाकिस्तानी। ठीक है। उन्होंने सर हमारी बहस हुई, लेकिन उन्होंने बोला हम आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक आप हमें 5,000 रुपये ना दोगे। तो हम सब लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। मज़े की चीज़ ये थी, मैंने फोर्स किया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा।
फिर मैं तो ऑलरेडी वीडियोज़ बनाता था YT पे, तो मैंने उन सबको बोला भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं वीडियो बनाऊंगा, ये आपसे 5-5 हज़ार रुपया नहीं लेंगे। बेसिकली कोई तो नहीं बनता, कोई हक ही नहीं है उनका। और सर वही हुआ, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, मुझसे मेरा कैमरा छीन लिया गया। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए खींच के इमिग्रेशन वाले, और वहाँ फिर अंदर जाकर उन्होंने मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, रेजिडेंस कार्ड, होटल बुकिंग, उसके बाद जो शो मनी होती है वो सब कुछ चेक करने के बाद बोला कि हम तुझे जाने देंगे, इनको नहीं जाने देंगे। फिर सर मुझे वहाँ पर ज़रा जोश आ गया कि मतलब क्यों, जब मैं जा सकता हूँ तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते, इनके पास भी वीज़ा है, लीगल जा रहे हैं, कौन सा इलीगल जा रहे हैं। तो सर इसी चीज़ पे फिर मुझ पर केस हुआ। मुझे 20 दिन गवादर जेल में रखा गया। गवादर जेल में रखा गया। मुझसे मेरा कैमरा, पैसे, फ़ोन, एवरीथिंग सब कुछ ले लिया गया। और वो जो 20 लोग थे उन सबको अंदर बुलाकर मेरे सामने सबसे 5-5 हज़ार रुपये लिया गया कि अगर कोई बंदा। तुमने ये सब कुछ रिपोर्ट किया? सर रिपोर्ट कहाँ करता, उल्टी मेरे ऊपर FIR कर दीजिए। अब डंकियाँ तो नहीं लगाओगे? नहीं, डंकी मैं क्यों लगाऊंगा, मेरे पास अब वीज़ा है। हाँ, लेकिन देखिए इस कहानी की एक अपसाइड है, और वो अपसाइड क्या है कि डंकी नहीं लगानी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने खुद कहा कि बड़ा एक इजी प्रोसेस है, बहुत एक इजी प्रोसेस है। आप वीज़ा अप्लाई करें मुल्कों का, अब तो आपको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको मिल जाता है। और दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर टर्की तक, टर्की से लेकर ग्रीस तक, जो आपको इमिग्रेशन देने के लिए, लेकिन आपको उसके लिए आप ज़रूर, हमारे यहाँ बेतहाशा इमिग्रेशन के लोग हैं जो ये काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेकिन लीगल सर्विसेज होती हैं, वो आप प्रोवाइड करें, वो आप लीजिए और उसके थ्रू डंकी लगाइए। और तुम्हें जो तकालीफ हुई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुमको ज़रूर ये अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। देखो, हर जगह थोड़े बहुत लोग गलत होते हैं, लेकिन सब लोग गलत नहीं होते। हम इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते बिकॉज हम बहुत गलत हैं, और हमारे इदारे इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते कि वो सब कुछ, अगर तुम इदारों में तुम वो इन्फॉर्मेशन दो, हम वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देते हैं, तुम देखना, न सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन होगा, उनको सजाएं भी होंगी। ऐसा नहीं, बिकॉज इदारा बहुत बड़ा है जी। तो ये इदारा नहीं है, ये चंद लोग हैं जो इदारों को बदनाम करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और तुमको ये चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए थी, बट वी आर ग्लैड टू सी यू हियर। कोशिशें करते रहो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। अब तुम पाकिस्तान में काम करते हो, टर्की में? बेसिकली अब मैं YT पे काम करता हूँ। कहाँ पे? YT पे, यूट्यूब पे काम करते हो। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। डंकी नहीं लगानी है जी किसी भी सूरत। आप खलोइयो, बड़े सारे गेस्ट हैं। खलोता अंदर। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर फिर दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, छोड़ आते हैं आपको, ठीक है, नीचे तक। हाँ जी भाई क्या हो जाए। अपना इंटरव्यू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। नहीं जाने हमने नीचे छोड़ा है। मैं क्या बोल रहा TV शो ऐसे ही चलेगा। पहली बार था भाई अपना, सो स्टार्ट में मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, परेशान हुआ कि क्या बोलूँ, समझ में नहीं आया। बाहर आई होप कि अच्छा ही होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड टल्ली सब्सक्राइब करो। ठंड पड़ चुकी है नीचे। अभी बोले
इधर आपको गैस्ट्रिक बनाने कोई आसन से चले थैंक यू ओके भाई थैंक यू। लो भाई अभी हम बाहर निकल आए हैं फाइनली और बाकी ठीक हो गया ना पास पता नहीं पास या फेल जो कुछ भी बोला है दिल से बोला है। आई होप कि आप लोग मज़ीद सपोर्ट करेंगे। लव यू। और अब चलते हैं अदील भाई की तरफ और अदील भाई से थोड़ी सी मुलाकात करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे वापस घर। एंड बैटरी ज़रा कैमरे में कम है तो बाकी मज़ीद गुफ्तगू हम वहाँ जाके ही करते हैं। तो अभी फाइनली हम घर पहुँच गए। बेसिकली सीन ये था कि हम वहाँ से फ़ारग हुए इंटरव्यू से 10 बजे और उसके बाद जो है ना मेरे कैमरे की बैटरी आलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब्दुल्ला भाई ने काफ़ी मेहमान नवाजी की। अदील भाई से मुलाकात हो नहीं सकी क्योंकि रात को होटल वगैरह जो उनके दोस्त का था उन्होंने करवा कर दिया, मेरा वहाँ पर स्टे करवाया, लेकिन उनसे मिलना लाजमी था बट मुलाकात नहीं हो पाई। खैर थैंक यू सो मच अदील भाई और थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। एंड जैसे हम वहाँ से फ्री हुए तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा अदील और अब्दुल्ला के साथ। वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मैं चार्जर अपना साथ नहीं था लेके गया और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी। अभी घर पहुँचा हूँ और आपको पता है लाहौर में भी काम वगैरह काफ़ी चल रहा है तो इस वजह से तकरीबन आप समझ लें कि मुझे घर पहुँचते 5 घंटे लग गए। खैर बहुत ज़्यादा थका हूँ। अभी मुझे ब्लॉग भी ये एडिट करना है ताकि कल आप लोग देख सकें। एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप लोगों के लिए। एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक और सरप्राइज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। तू का तो दंद कटने हैं तू का था सने ने केड़ी गल तो सने लाइक इट तेरा जेड़ा सुबह ला ही वो दसी। ये मेरा सुबह कैमरामैन रहा कैमरामैन आशिक महमूद के साथ जियो न्यूज़ लाहौर कराची जियो न्यूज़ कराची। ओके जी अल्लाह हाफिज़।